हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर के डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम पीएम ई ड्राइव योजना, सीताराम येचुरी का निधन, आयुष्मान कार्ड, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण और परीक्षायोग्य प्रश्नों का चयन करके इस वीडियो में लाए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? ऑप्शन है इसके 1 8,900 करोड़, बी 9,900 करोड़, सी 10,900 करोड़ या डी 11,900 करोड़। आंसर है सी 10,900 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो इलेक्ट्रिकल वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और उनके चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते हुए ईवी इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस योजना में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम या डी महाराष्ट्र। आंसर है इसका डी महाराष्ट्र। हाल में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? ऑप्शन है ए चिकित्सा, बी राजनीति, सी पत्रकारिता या डी कृषि। आंसर है इसका बी राजनीति। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में से अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से लेकर 2015 तक पार्टी के महासचिव भी रहे हैं। 3 लगातार कार्यकालों तक इस पद को उन्होंने संभाला है। और येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए 1 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख या डी 5 लाख। आंसर है डी 5 लाख। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है। इस योजना से लाभ 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। इस पहल के लिए वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विजिटिंग का जो विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी फिलिस्तीन या डी सूडान। आंसर है इसका सी फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य जो अभी नहीं है, ने महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की है। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीनी राज्य लेवल वाली एक मेज में अपना स्थान ग्रहण किया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? ऑप्शन है इसका ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान या डी क्रोएशिया। आंसर है इसका बी नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल ने नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया है। यह नेपाल के डॉक्टर सुरेंद्र थापा और भारत के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान किया गया। ISA एक सहयोगी मंच है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ऊर्जा पहुंच में सुधार करना है, ऊर्जा को सुरक्षित करना और ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करना। ISA की शुरुआत भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? ऑप्शन है ए नया टीबी टीका, बी सिंथेटिक खाद्य रंग या सी आक्रामक खरपतवार या डी कीटनाशक। आंसर है इसका सी आक्रामक खरपतवार। मिकानिया माइक्रांथा एक आक्रामक खरपतवार है जो भद्रा टाइगर रिजर्व में तेजी से फैल रहा है, जिससे इसकी जैव विविधता को खतरा हो गया है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का एक बारहमासी तेजी से बढ़ने और चढ़ने वाला पौधा है। मिकानिया दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और प्रशांत द्वीपों में आक्रामक रूप से फैल रहा है। 1940 के दशक में चाय के बागानों के लिए भारत में लाया गया यह अब फसलों और जंगलों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यह उच्च उर्वरता, नमी और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बहुत तेजी से पनपता है। मिकानिया प्रकाश को अवरुद्ध करके और उन्हें दबाकर अन्य पौधों को मार देता है। यह ऐसे रसायन पैदा करता है जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं और हवा से फैलने वाले बीजों और जड़ों के माध्यम से तेजी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसका ए असम, बी हिमाचल, सी उत्तराखंड या डी तमिलनाडु। आंसर है इसका डी तमिलनाडु। नीलगिरी माउंटेन रेलवे NMR का हिस्सा कुन्नूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदला जा रहा है, जिसकी विरासत के प्रति उत्साही लोगों ने आलोचना की थी। ओंटी टॉय ट्रेन के नाम से भी मशहूर नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में स्थित मेट्टुपलायम से ऊटी तक 45.88 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर ये चलती है। 1854 में यह योजना शुरू होने के बाद यह ट्रेन पहली बार 15 जून 1899 को चली थी। रेलवे का संचालन सरकारी समझौते के तहत मद्रास रेलवे द्वारा किया जाता है। 2005 में NMR को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसने इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया? ऑप्शन है ए इस्पात मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय या डी रक्षा मंत्रालय। आंसर है इसका ए इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मंत्रालयों, शिक्षाविदों और थिंक टैंक के विभिन्न विशेषज्ञों ने टिकाऊ इस्पात उत्पादन पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में ग्रीन स्टील ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व और नवाचार पर एक पैनल में चर्चा हुई। ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान रिपोर्ट भी इस पैनल द्वारा जारी की गई, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह 2070 के लिए भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्टील उत्पादन में कार्बन को कम करना एक महत्वपूर्ण
होगा। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू होने वाला है? ऑप्शन है इसका ए नई दिल्ली, बी बुडापेस्ट, सी लंदन या डी सिनसिनाटी। आंसर है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 11 सितंबर से 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड शुरू हो गया है। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत को अमेरिका के बाद इसमें दूसरी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद भारत का इसमें नेतृत्व करेंगे। वहीं महिला वर्ग में भारतीय टीम में द्रोणावली हरिका, ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, दिव्या देशमुख, बंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव शामिल हैं। पिछले संस्करण में भारत ने ओपन और महिला वर्गों दोनों में कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैधानिक और नियामकी अनुपालन में कुछ खामियों के लिए किस बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी पेटीएम पेमेंट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी यूको बैंक। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैधानिक और नियामकी अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन पर ब्याज दर, केवाईसी तथा कृषि ऋण प्रवाह, गिरवी मुक्त ऋण पर कुछ निर्देशों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 1.91 तथा एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब आरबीआई के बारे पर कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, जिन्होंने 1935 से लेकर 1937 तक अपनी सेवाएं दी हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय जो थे वो थे सी डी देशमुख, जिन्होंने 1943 से लेकर 1949 तक अपनी सेवाएं दी हैं। मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी काम किया था। और आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय वो कोलकाता में था पहले शुरुआत में, जिसे बाद में 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और अब यह मुंबई में ही है। आरबीआई के पास दुर्लभ और प्राचीन सिक्कों का एक संग्रह है, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल के सिक्के शामिल हैं। इन संग्रह में सबसे पुराना सिक्का जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। आरबीआई का जो काम है वो राष्ट्रीय मुद्रा और भारतीय रुपये से जुड़ी मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना है। तो दोस्तों ये थे 11 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करूँगा इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन सही ढंग से कर पाएंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। And thanks for watching.